क्या हाल चाल? आ जाओ आ जाओ, बैठिए बैठिए बैठिए। चलिए साहब, चलिए क्लास नोट्स खोल लें। ऑनलाइन वाले बच्चों को गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे, ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो जल्दी से थम्स अप करेंगे सब लोग। बहुत बढ़िया, चलिए। क्लास नोट्स निकाल लें। ठीक है भाई, आज क्या है? थर्सडे है ना? ठीक है, संडे को मेहनत करेंगे 2-3 घंटे, ठीक है ना भाई? अभी आप घर पे फ्री रहते हो तो अपन 2-3 घंटे फिजिक्स पढ़ेंगे संडे को, सही है? अभी क्या है, थोड़ा सा लोड कम है। 3-4 महीने बाद क्या होगा, आपका सिलेबस बहुत बढ़ जाएगा, फिर आपको भी घर पे पढ़ने का बहुत समय चाहिए। तो अभी थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे ना, तो सिलेबस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। क्या आप एग्री करते हैं क्या इस बात पे? सही है, अलग से कोई चार्ज नहीं है उसका, इसी में इंक्लूड है, सही है ना? आप सोचो कि सर अलग से लेंगे, ठीक है। चलो क्लास नोट्स निकालेंगे, लिखेंगे कॉन्सेप्ट। चलो अब बिल्कुल शांत हो जाएं, क्लास नोट्स निकाल लीजिए, लिखेंगे कॉन्सेप्ट। पीछे तक विजिबल है भैया? कोई किसी को परेशानी तो नहीं? सही है, सब ओके? गड़बड़ है तो यहाँ देख 3 सीट खाली है यहाँ 5th बेंच पर। पीछे से नहीं दिख रहा हो तो आगे आ जाना। लास्ट बेंच किसी को नहीं दिख रहा हो तो भैया आगे आ जा। चलो लिखें। कल मैंने आपको कहा था एक बीकर है जिसमें पानी भरा हुआ है और बीकर के अंदर एक कॉइन है। जल्दी से बताइए कॉइन की एक्चुअल गहराई D, पर ऊपर से देखने पर कॉइन यहां दिखाई नहीं दे। मैंने आपको कहा था आप देखने पर कॉइन यहां दिखाई नहीं दे। मैंने आपको कहा था आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। ग्लास में पानी भरिए, सिक्का डाल दीजिए, सिक्के की एक्चुअल गहराई तो ये है, पर जब आप ऊपर से देखोगे ना तो आपको लगेगा यार सिक्का थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है, मतलब उसकी जो गहराई है वो एक्चुअल गहराई से कम है। तभी तो टॉपिक का नाम क्या है, एपरेंट डेप्थ। क्या है? एपरेंट डेप्थ। तो आपको ये पूरी बात एकदम बढ़िया याद होनी चाहिए कि सर कॉइन है, कॉइन की एक्चुअल गहराई D, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, देखने वाला व्यक्ति हवा में, ये बोले तो कौन, ऑब्जर्वर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, ये आंखों का धोखा होता क्यों है? क्योंकि मीडियम का चेंज है, कॉइन पानी में और हमारी आंख। अगर अगला सेंटेंस सुन लोगे तो और मजा आ जाएगा। अगर मैं आपको पूरा का पूरा पानी के अंदर ही ले जाऊं पूरा, तो जहां कॉइन है ना आपको वहीं दिखेगा। कारण क्या है, कॉइन पानी में आ गया और आंख भी, मीडियम का चेंज ही। तो ये जो ऑप्टिकल इल्यूजन हो रहा है ये ड्यू टू चेंज इन मीडियम। क्या ये बात ओके है? ठीक बात है। कॉइन यहां नहीं दिखता, कॉइन थोड़ा सा ऊपर दिखता है। बताइए ये कितना है, D/μ। तो D एपरेंट बराबर D/μ। ये एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। और पूरी कहानी आधी अधूरी नहीं, आप D/μ बोल दो ना, पूरा निबंध। बीकर में पानी भरा हुआ है, कॉइन है, कॉइन की एक्चुअल गहराई D है, दिखता कहाँ है, D/μ पर, देखने वाला व्यक्ति कहाँ है, हवा में, ऑब्जर्वर देख रहा है। और ये जितने भी डेरिवेशन है वो स्मॉल एंगल के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में किए जाते हैं सारे रे ऑप्टिक्स में।
नीट में, आईआईटी में, सब में स्मॉल एंगल। तो ये जो आंख है वो नॉर्मल के आसपास है, दैट्स वाई इसे बोला जाता है नॉर्मल व्यूइंग। क्या कहलाते हैं? जो आंख है वो नॉर्मल के ही आसपास है, दैट्स वाई दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर नॉर्मल व्यूइंग। बोले तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। बनाना शुरू करिए, फिर बनाइए रोज। ये डायग्राम आपके दिमाग पे सेट होना चाहिए। ऑनलाइन वाले भी नोट्स बनाइए, सिर्फ देखते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। जैसे जैसे हम नोट्स बनवाते हैं वैसे वैसे आपको भी घर बैठ कर अच्छे से नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। प्रॉपर मतलब बिल्कुल सिस्टमेटिक। ठीक बात है? संडे को ऑनलाइन वाले बच्चों आपको ही क्लास रहेगी जैसे इनकी है, तो उसका आपके पास ऐप में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, टाइम टेबल भी आ जाएगा। टाइम मैं सैटरडे को बताऊंगा, तो ध्यान रखिएगा। संडे को एक एक्स्ट्रा मेन क्लास रहेगी, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। अगर ये बात समझ में आती है तो एक बार थम्स अप करेंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे यस सर। आपकी तो मैं सुन पा रहा हूं, आप भावुक मत होइए। चलिए, क्या बात ये ओके है सारी? चलिए, अब मैं आपको 3-4 तरह की प्रॉब्लम सिखा रहा हूं आज, वो सीखिएगा। सारी प्रॉब्लम दमदार है। पहला लिखेंगे, थोड़ा सा पेन तेज चलाएंगे, समय की कमी है, सिलेबस अपन को स्पीड अप करना पड़ेगा। जल्दी से 5 दिन 7 दिन और ले लीजिए, और थोड़ा सा अपने आप को सिंक्रोनाइज करिए कि जब मैं लिख रहा हूं तब आप भी लिखिए। ये दिमाग में मैसेज भेज लीजिए कि जब जब सर लिखेंगे तब तब अपन को लिखना है, जब मैं एक्सप्लेन करना बोल चाहूँ तब आप रुक जाएं। इस तरह का आपको मैच करना पड़ेगा। अभी अपन ऐसे करेंगे ना, पहले मैं लिखूं फिर आप लिखो, तो इस छोटे बच्चों वाला सिलेबस बहुत लेट हो पाएगा भाई, है ना। आप इसको 5 दिन 8 दिन 10 दिन में थोड़ा सेटअप बैठा लो कि जिस समय लिखा जा रहा है, सर लिख रहे हैं बोर्ड पर, एट द सेम टाइम अपना भी पेन चलना चाहिए। इसे बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। जितना जल्दी सिंक हो जाएंगे उतना बढ़िया काम चलेगा। क्लियर है बात? चल, ये ओके है क्या? आगे बढ़ूं क्या? लिखिए, माइक्रोस्कोप प्रॉब्लम। लिखिए, माइक्रोस्कोप प्रॉब्लम। डायग्राम मेरे साथ साथ बनाते जाइए, डायग्राम मेरे साथ साथ बनाते जाइए, और बहुत मन से पढ़िए, मन खुश रखिए, आराम से सीखिए। फालतू की कमेंटबाजी, इधर उधर बदमाशी, कोई मतलब नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं है। पता है, जब आप 2-3 महीने बाद पीछे मुड़ के देखोगे अरे यार टाइम खराब किया फालतू, इससे बढ़िया तो पढ़ाई पे फोकस करते, बैकलॉग भी नहीं होता। इस बात को थोड़ा ध्यान रखो। ये सब गलतियां हो चुकी होती हैं पहले, हमें पता है, इसलिए समझा सकते हैं यार देख बेटा ये चीज़ें नहीं करनी है। सारी गलतियां खुद करके देखोगे तो जिंदगी कम पड़ेगी, है ना। तो दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। तो एक बीकर है जो कि खाली है, उसको आप ऊपर से देख रहे हो, आंख बोलो या कभी कभार यहां बोल देते हैं माइक्रोस्कोप, एक ही बात है, चलेगा। और आंख बोले या माइक्रोस्कोप, और उसने उसको क्या कर रखा है? फोकस। मुझे आप एक बात बताइए लिखते लिखते, जब बीकर खाली है तो उसको कॉइन दिखेगा या कॉइन की इमेज? कॉइन ही दिखेगा। ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं होगा। कैसे होगा यार? बीकर खाली है। अगर खाली ग्लास है, ये खाली है, खाली ग्लास है, अब जहां कॉइन होगा वहीं दिखेगा ना यार। इल्यूजन होने का कोई मतलब ही नहीं। इल्यूजन तो कब होगा? जब मीडियम का चेंज होगा। अभी किसी तरह का कोई इल्यूजन नहीं है, अभी कोई इल्यूजन नहीं है। क्या ये बात ओके?
सर ये फोकस शब्द क्या है? फोकस शब्द समझते हो क्या होता है? जैसे अपन फोटो खिंचाने जाते हैं स्टूडियो में, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आप फोटो खिंचाने भैया आए, उन्होंने कैमरा निकाला और ऐसे ऐसे कैमरा गोल गोल करने लगे। आपको लगता है यार ये क्या टशनबाजी कर रहा है यार? वो टशनबाजी नहीं होती, उसे बोलते हैं फोकस करना। क्या करते हैं? ताकि आपकी फोटो कैसी आए, एकदम क्लियर। अच्छा, अपने मोबाइल में भी होता है ये ऑटो फोकस। आप ना क्या करें, कैमरा निकाल के तुरंत नोट्स की फोटो खींचें, तुरंत आप देखा ब्लड आएगी, अक्षर धुंधले आएंगे। कुछ माइक्रो सेकंड रुककर खींचोगे ना तो कैमरा अपने आप क्या करेगा, फोकस करेगा और फिर फोटो एकदम से क्या आएगी, क्लियर। इसे क्या बोलते हैं? फोकस करना। माइक्रोस्कोप से आपने क्या किया, ऐसे ऐसे गोल घुमा के आपने फोकस कर लिया। अब आपको साफ क्या दिखाई दे रहा है? कॉइन। कॉइन आपको एकदम साफ दिख रहा है। क्या यहां तक बात समझ में आई? अब आपने क्या भर दिया उसमें? पानी। अब खेल चालू होगा। जैसे ही पानी भर दिया, अब कॉइन नहीं दिखेगा, कॉइन की इमेज दिखेगी, ऊपर दिखेगी। ये क्या कहलाता है? शिफ्ट। कितना याद है? D1-1/। इतना कॉइन कहां शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर। मजे की बात है, जो माइक्रोस्कोप की ओल्ड पोजीशन थी वो खराब हो गई। क्यों खराब हो गई बताइए? क्योंकि उसने पहले कॉइन को सेट किया था, अब कॉइन तो कहां शिफ्ट हो गया है? तो बताइए क्या करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। सर फोकस क्यों खराब हो गया? सर समझ में नहीं आया। आइए कहानी सुनते हैं। वही वापिस चलो, कैमरामैन स्टूडियो, आप खड़े हो और फोटो खींचने वाला कैमरामैन आपकी फोटो ले रहा है, सब कुछ सेट था। जैसे ही वो क्लिक करने वाला था, भाई का व्हाट्सएप आ गया। भाई चेक करने लगा व्हाट्सएप। आपने क्या किया? कुछ बदमाशी करते हैं, आपकी आदत है, आप हमेशा करते हो। आपने क्या किया? 2 कदम ऐसे खिसक के आगे आ गए। अब बताइए, जैसे ही वो कैमरामैन वापस कैमरा उठाएगा, क्या उसका फोकस सही है या बिगड़ गया? यार आपने अपनी पोजीशन बदल ली यार, जबकि उसने तो पोजीशन पुरानी वाली पे सेट किया था। आपने वहां से कदम आगे पीछे कर लिए, उसका फोकस क्या हो गया? बिगड़ गया। अब 2 तरीके हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 तरीके हैं। या तो वो वापस फोकस करे, या एक तरीका और है, जितना कदम आप चले हो उतना कदम वो पीछे चला जाए। क्या बात समझ रहे हो? देखो यहां पहले उसने किस पे फोकस किया था? अब कॉइन नहीं दिख रहा, क्या उसका फोकस बिगड़ गया? कॉइन कहां शिफ्ट हो गया? तो बताइए, इतना का इतना माइक्रोस्कोप भी ऊपर शिफ्ट कर दें तो क्या काम सही हो जाएगा? अच्छा, ऊपर या नीचे? ऊपर। कितना? कितना? जितना कॉइन शिफ्ट हुआ है, D1-1/। ये 2 बार नीट में आया हुआ है। आपको समझ में नहीं आता लगाना क्या है, तो आपको पता चले कि भैया क्या लगाना है। जितना कॉइन शिफ्ट हुआ उतना माइक्रोस्कोप को भी शिफ्ट कर देना चाहिए। ये माइक्रोस्कोप की कौन सी पोजीशन? ये न्यू। कितना शिफ्ट? कितना शिफ्ट? जितना कॉइन शिफ्ट हुआ, D1-1/। कोई बताएगा ऊपर ही क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि कॉइन भी ऊपर आया था। अब क्या ये पूरी कहानी आपने सुन रखी है ना? अब आप जब सवाल देखोगे तो आपको इतना नहीं सोचना है, आपको सीधे समझ में लग जाएगा। जितना कॉइन शिफ्ट होता है उतना ही माइक्रोस्कोप को भी शिफ्ट करना पड़ता है। दैट्स इट। आराम से तसल्ली से देख लीजिए, दिमाग में बैठा दीजिए। एक बार क्विक रिकैप कर देता हूं। खुद कोशिश करिए, घर पे भी पढ़े ना तो एलोबरेट करके पढ़ें। जितना फिजिक्स बोलेंगे ना उतना सीखेंगे। 10 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, 1 महीना लगेगा, पर बोलेंगे तभी सीखेंगे। कैसे? एक बीकर खाली है, कॉइन है, माइक्रोस्कोप देख रहा है, अभी उसको कॉइन दिखेगा, कोई ऑप्टिकल इल्यूजन। अब आपने क्या भरा? पानी भरा। पानी भरने पर उसको कॉइन नहीं, कॉइन की इमेज दिखेगी, उसका
उसका जो फोकस है वो बिगड़ गया, कॉइन कहाँ शिफ्ट हो गया, जितना कॉइन ऊपर शिफ्ट होगा उतना माइक्रोस्कोप को भी शिफ्ट करना। बोलो हाँ है क्या, पक्की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको खत्म कर दीजिए लाइन खींच के। अगला लिखिए एयर बबल प्रॉब्लम। फिर अभी सब पे सवाल कराऊंगा आपको। अगला लिखिए एयर बबल प्रॉब्लम। चलिए डायग्राम बनाइए साथ साथ। एक ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस है L, जिसकी थिकनेस है L, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। यहां है एक एयर बबल, एक फेस से दूरी इसकी x है, एक फेस से दूरी इसकी y है। बाहर हवा है, ठीक है। चलिए पहले इतना डिस्क्राइब कर लीजिए, बोलिए थोड़ा सा। ग्लास स्लैब दिखाई दे रही है, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो, ग्लास स्लैब की थिकनेस बोलो, स्लैब के अंदर कौन, हवा का बुलबुला, एक से दूरी x, दूसरे से दूरी। सर ये कम ज्यादा क्यों है, हो सकती है ना, थोड़ा इमेजिनेशन करिए। जैसे ये दो दीवारें हैं, मैं यहां खड़ा हूं तो इस दीवार से मेरी दूरी कम है, उस दीवार से दूरी ज्यादा है। ऐसा सोचना पड़ेगा, एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी तब काम चलेगा। बिल्कुल रट्टाबाजी करोगे तो काम नहीं चलेगा, आपको इमेजिनेशन लानी पड़ेगी। अच्छा दो ऐसी सरफेस हैं, सर यहां खड़े हैं, एक दीवार से दूरी कम है, एक दीवार से दूरी, देख लो क्या ये बात ओके है। चलिए अब यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है, अब यहां से देख रहा है, फील करिएगा, क्या उसको एयर बबल दिखेगी? क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि ऑब्जर्वर हवा में है, बबल ग्लास में है। आप समझो, ये सर्वम की फीस जमा कराने पर अपनी आंखें खराब हो गई हैं भाई। अपन को चिड़िया को मछली नहीं दिख रही, मछली की इमेज दिख रही है। कॉइन नहीं दिख रहा, कॉइन की इमेज दिख रही है। इस आदमी को एयर बबल नहीं दिख रहा, एयर बबल की। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है बताइए? मीडियम से ये दिमाग में बैठा लो, 8-8 बार 10-10 बार सुन सुन के ये दिमाग में बात बैठेगी। ऑब्जर्वर हवा में है, बबल ग्लास में है, ऑब्जर्वर को बबल नहीं दिखेगी, बबल की इमेज दिखेगी। क्या बात ओके है? अब ध्यान से सुनो, अगर कॉइन डी पर होता है, कॉइन तो दिखता कहां है? डी बाय म्यू पर। कॉइन डी पर होता है तो दिखता, बबल कहां है तो कहां दिखेगी? इस आदमी को इस बबल की इमेज कितने पे दिखेगी? एक्स बाय म्यू। थोड़ा डिस्क्राइब करिए, ये कौन है? बबल की एक्चुअल पोजीशन, ये है बबल की इमेज, बबल की एक्चुअल गहराई x, बबल की एपरेंट गहराई x बाय म्यू। यस और नो? यहां से ऑब्जर्वर को बबल नहीं, बबल की इमेज दिखेगी। बताइए क्या ये बात ओके है? अब क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में ऑब्जर्वर को बबल 4 सेंटीमीटर पर अपीयर होती है
ऑब्जर्वर को बबल 4 सेंटीमीटर पर अपीयर होती है। सोच के बताइए क्या है, ये x है या x बाई म्यू है? अपीयर होती है, जहां उसको इमेज दिखाई देगी वहीं तो अपीयर होगी। तो ये 4 क्या है? 4 क्या है? x बाय म्यू है। ध्यान दीजिए, ऐसे लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। अब सोचिए अगर वो दूसरी तरफ से आ जाए, नाउ अब अपोजिट साइड से देख रहा है, बनाते जाइए। खुद थोड़ा टूटा फूटा बोलिए। यहां से देखेगा तो उसको बबल नहीं, बबल की इमेज दिखेगी, बबल की एक्चुअल गहराई y कहां दिखेगी? y बाई म्यू। आप बोल ही नहीं रहे, आपने मुंह को टाइट कर रखा है। टाइट करने का क्या मतलब है? बोलिए। कॉइन डी पर होता है, दिखता डी बाई म्यू पर है। शर्म काहे की है? कॉइन डी पर होता है, दिखता डी बाई म्यू पर है। बबल y पर है, दिखेगा कहां? y बाई म्यू पर। तो बबल की इमेज यहां दिखेगी, y बाई म्यू। ये हमेशा कहां से वो नापा जाता है? सरफेस से। तो बबल ऑब्जर्वर को y बाय म्यू पर अपीयर होगी। अच्छा, एक चीज और लिख सकते हो आप, ध्यान से देखना, x प्लस वाई बराबर l है। ध्यान से देखिए, क्या x प्लस वाई l है क्या? खुद चेक कर लो, खुद चेक कर लो। ये प्लस ये क्या l के बराबर है? लिख लो, 1 मिनट का ब्रेक लो, दिमाग में फोटो सेट करो। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, एकदम एक डायग्राम वापस बनाऊंगा 15 मिनट बाद। सोचो, एक तरफ से देखने पर बबल x बाय म्यू पर, दूसरी तरफ से देखने पर y बाय म्यू पर, और x प्लस वाई किसके बराबर? l। बताइए क्या ये बात ओके है? बढ़ूं आगे? देख लो, जल्दी से बराबर आ जाओ। ऑनलाइन वाले बच्चों लिख लिया क्या? जल्दी से बताएं। ऑनलाइन वाले बच्चे देख लें भाई जल्दी से। क्लियर? अब एक बार खुद बिना कॉपी देखे थोड़ा एनालाइज करो। यहां मैं ब्लैंक स्लाइड कर देता हूं, थोड़ा थॉट प्रोसेस लाओ। ग्लास स्लैब, लंबाई l, अंदर बबल। पहला इक्वेशन x प्लस वाई बराबर l। एक तरफ से जब देखता है
तो उसको बबल नहीं, बबल की इमेज दिखती है। कहाँ दिखती है? x बाय म्यू पर। दूसरी तरफ से देखने पर y बाय म्यू पर दिखती है। ये सब क्यों हो रहा है? ड्यू टू चेंज इन मीडियम। बबल ग्लास में है, देखने वाला व्यक्ति हवा में है। इतना डेवलप करेंगे ना, तब जाके पूरी कहानी बनेगी। आप सोचो, मैं सिर्फ फॉर्मूला याद कर लूं तो सवाल बन जाएंगे? नहीं बनेंगे भाई। हमने इतना सर्वे कराया, इतने बच्चों से पूछा, बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए। आप सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। 90% बच्चों ने कहा हमें समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। उनसे फॉर्मूले पूछे, सोलेनोइड का फॉर्मूला बताओ, टोरॉइड का फॉर्मूला बताओ, बता दिया। मैग्नेटिक इफेक्ट, बायो-सावर्ट लॉ, गॉस लॉ, मॉडर्न फिजिक्स, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर्मूले याद हैं, पर फिर भी नंबर नहीं आ रहे। क्या रिजल्ट निकल के आया? 90% बच्चे कह रहे हैं सर सवाल समझ में नहीं आता कि कह क्या रहा है। फॉर्मूला कौन सा लगाऊं? फॉर्मूले याद हैं। उससे पूछूं बेटा गॉस लॉ की इलेक्ट्रिक फील्ड वायर की 2 के लैम्डा बाय आर, शीट की सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। शॉर्ट नोट रटे पड़े हैं, फॉर्मूले याद हैं, 2 साल 3 साल पढ़ाई कर ली, पर सर नंबर नहीं आ रहे। तो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट सुनिए। 90% बच्चों ने क्या कहा? प्रश्न की लैंग्वेज समझ में नहीं आती कि सवाल कहना क्या चाहता है, इसमें लगाऊं क्या, पेन कैसे चलाऊं, पेन उठाऊं कैसे, किस तरह का डेटा गिवन है, ये मेरे समझ में नहीं आता। बाकी मुझे फॉर्मूले सारे याद हैं। मैंने उस फिजिक्स को एसएसटी बना दिया है, उस फिजिक्स को मैंने बॉटनी देखी, मैंने फिजिक्स के मॉड्यूल का नाम ऊपर बदल दिया, बॉटनी लिख दिया, फॉर्मूले सारे याद कर लिए, फॉर्मूले सारे याद कर लिए, पर मुझसे सवाल नहीं बनते। मैं सवाल को देखता हूं, सवाल मुझे देखते हैं, और इस तरह से 1 घंटा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। आपके साथ भी ऐसा होता है, बस आप बोल नहीं पा रहे हो। अलग से आपका सर्वे कराएं तो आप भी यही बोलोगे कि हाँ, कि सर समझ नहीं आता प्रश्न। इसका आंसर एक ही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज आप समझें, 3 महीने बाद माने, 5 महीने बाद समझें, वो आपकी इच्छा है, पर सच्चाई यही है, बिना क्वेश्चन करे, क्योंकि जो लैंग्वेज है ना, वो अलग अलग टीचर अलग अलग तरह से सोचते हैं। मॉड्यूल, डीपीपी, माइनर टेस्ट, ये हम अलग अलग तरीके से सवाल अलग तरीके से देते हैं। कुछ पुराने सवाल, कुछ आईआईटी के सवाल, कुछ जेईई मेन के सवाल, कुछ पुराने सवाल, कुछ नए फ्रेम करते हैं, ताकि आपको अलग अलग तरह की लैंग्वेज से रूबरू होना पड़े। आप ये तो मानते होंगे ना, ये सवाल कोई खदान में से थोड़े निकले खोद कर, ये टीचर नहीं तो बनाए होंगे। नीट के पीवाईक्यू, जेईई मेन के पुराने सवाल, आईआईटी के किताबों में, ये सब टीचर की सोच है। तो उसकी लैंग्वेज आप समझ पाओ, ये तभी संभव है जब आप 300-300, 400 क्वेश्चन एक चैप्टर के करोगे, एक चैप्टर के। आप सोचो मैं ऑप्टिक्स के 70-80 सवाल कर लूंगा, खुश हो जाऊंगा, नहीं होगा काम भाई। 300-400 सवाल तेरी कॉपी में बोलेंगे तभी काम चलेगा। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, जहां आपने पढ़ाई करी थी लास्ट ईयर, सब बढ़िया पढ़ाया गया भाई, सारे बेस्ट हैं। ऐसा फिजिक्स में कुछ है ही नहीं 11th-12th की कि जो कुछ गलत पढ़ाए, सब बढ़िया पढ़ाते हैं। स्कूल लेवल पे टीचर्स, आपने जहां कोचिंग करी है, सब बढ़िया है। हम क्या है, उस फ्रीक्वेंसी से या तो मैच नहीं होते, या हम ज्यादा पढ़ाई नहीं करते, या क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, तो हमारा रिजल्ट आशा के अनुरूप नहीं आता। पर ये आप मानिए, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आपने जहां पढ़ा, जहां आपने पहले 2 साल 11वीं-12वीं पढ़ी, ड्रॉप किया, सबने बढ़िया पढ़ाया भाई। आप ऐसा बोलते हो कि अरे यार नहीं समझ आया, नहीं आया, वो फ्रीक्वेंसी का मिसमैच है, सब्जेक्ट का मिसमैच नहीं है। आप इस बात को समझिए, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस करे काम नहीं चलेगा। अगर मेरा अपना सगा छोटा भाई भी पढ़ाऊंगा ना मैं, तो उसको भी यही कराऊंगा भाई, उसके लिए अलग से नोट्स नहीं लिखाऊंगा। वो कहेगा यार मेरा भाई 20 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा है, तू तो मुझे ऐसा सिखा भाई, एक बार में सवाल सॉल्व हो जाए। मेरे पास कोई ताबीज नहीं है। आप यूं नहीं है कि सर आप मुझे ताबीज बना दो, एक झाड़ फूंक कर दो सर,
तब मेरा काम हो जाए, ऐसा जादू टोना किसी के पास नहीं है। आप इस बात को एक्सेप्ट करो, खुद के काम करने से ही सवाल बनेगा। ये हम आपको क्या करा सकते हैं? जो स्टैंडर्ड वैरायटीज हैं, जो बार बार पूछी जाती हैं, जिससे थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, वो बता सकते हैं यार। असंख्य केस बनते हैं, पर स्नेल लॉ एक ही है जिससे सारी चीजें डिराइव की जा सकती हैं। थोड़ा सा सोचिए, क्वेश्चन लगाइए, रफ कॉपी भरिए, वही बचा सकता है और कोई बचाएगा नहीं। थोड़ा सा इस बात को समझें, सीरियसली लें, क्वेश्चन लगाएं, सवाल लगाएं, डीपीपी लगाएं, मॉड्यूल सॉल्व करें। गलत होगा यार, फिजिक्स में सबकी हालत खराब होती है भाई, तो ऐसा मत सोच तेरी दिक्कत है, सबके साथ एक जैसी दिक्कत है। वो तो जो क्वेश्चन लगाएगा वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। आप मत सोचो कि मैं क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है, नहीं भाई, चीजें गलत करके ही समझ में आती हैं। बबल की दूरी कितनी? x, दिखेगी कहां? x y न्यू पर। दूसरी तरफ से बबल y पर, दिखेगी कहां? y y। बता क्या बात ओके है? चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए, उसको खत्म कर दीजिए, अगला लिखिए, कॉची रिलेशन। कॉची रिलेशन एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ भाई, क्या ओके है? क्या पावर कट हो गया इसलिए मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ? बाकी बोर्ड दिखाई दे रहा है, आवाज आ रही है? क्या एक बार थम्स अप करो, एक बार टेस्टिंग, थम्स अप करके बताओ सब ओके है क्या? चलिए, बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, अभी 2 मिनट में सही हो जाएगा। कॉची रिलेशन, कॉची भैया ने क्या कहा कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिखते जाओ, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा के क्या होता है? इनवर्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्यों? आप सुनना, जैसे ग्लास, आप इतने बच्चे बैठे हो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको याद है 1.5, 1.5, पर अगला सेंटेंस सुनोगे तो चौंक जाओगे। ग्लास का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता, 7 होते हैं। तो सर वो 1.5 एनसीईआरटी 10वीं क्लास 12वीं क्लास, वो एवरेज वैल्यू है। कौन सी है? जबकि ग्लास के कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? कारण पूछिए क्यों? व्हाइट लाइट, विबग्योर, विबग्योर में सबका लैम्डा, लैम्डा अलग अलग तो म्यू भी। यही तो खास बात है। ये बड़ा अटपट है, आप ऐसे ही हाँ भर रहे हो। जैसे पानी, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, हर बच्चे को याद है। आप 200 बच्चे बैठे हो, 10वीं क्लास 12वीं क्लास, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। पर जब इसके ऊपर रेड लाइट गिरेगी तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, ग्रीन लाइट गिरेगी तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, येलो लाइट गिरेगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके ऊपर गिरने वाली लाइट की वेवलेंथ क्या है। तो सर हम कौन सी वैल्यू पढ़ते थे? आप पढ़ते थे एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू। जबकि कॉची ने कहा ना, पानी वही है, पर इस पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके ऊपर गिरने वाली लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। मतलब इस पानी के कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिसकी लैम्डा कम उसके लिए पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान से देखिए किसके लिए ज्यादा होगा? विबग्योर। सोच के बताइए, वायलेट से रेड जाने पर लैम्डा, लिखना शुरू करिए, वायलेट से रेड जाने पर लैम्डा बढ़ता है। किसका लैम्डा सबसे ज्यादा? लैम्डा रेड सबसे ज्यादा, लैम्डा रेड सबसे ज्यादा। और सोचिए अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो म्यू रेड के लिए सबसे कम होगा, म्यू रेड के लिए सबसे कम होगा। सर ये बात थोड़ी सी, मैं जो कोई आप एग्जांपल दे दो तो मैं दिमाग में बैठ जाए। एक ही मीडियम का इतने सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सच बात है क्या? बात तो सच है, कॉची ने कहा। आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, आपको अच्छा लगेगा। जैसे मम्मी अपनी मदर, माताजी का व्यवहार देखना, आपके प्रति उनका व्यवहार अलग है। आप उनके बच्चे हो, आपका खाना पीने का ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना, सुबह शाम फोन करती हैं, पूछती हैं पढ़ाई, खाना पीना, हॉस्टल, मैस, आपके प्रति उनका व्यवहार अलग है। आपकी दादी के प्रति उनका व्यवहार अलग है। मम्मी वही है,
रात को आपकी नानी से बात करती है तो खिलखिला के करती है। आप भी परेशान हो तो यार, दादी से तो ऐसे बात करती है कि तलवार चल जाए। मम्मी वही, पर जब वो अपनी खुद की मम्मी से बात करती हैं तो इनके चेहरे पर लगी खुशी होती है। आप भी यार गजब है यार। किसी अननोन पड़ोसी के लिए उनका व्यवहार अलग है। मदर वो एक ही हैं, पर उस अकेली लेडी का व्यवहार सबके लिए। उनके बच्चों, आपका खाना पीने का ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना, सुबह शाम फोन करती हैं। कारण पूछिए क्यों? व्हाइट लाइट विबग्योर, विबग्योर में सबका लैम्डा, लैम्डा अलग अलग तो म्यू भी। यही तो खास बात है। ये बड़ा अटपट है। आप ऐसे यहां भर रहे हो जैसे पानी। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। हर बच्चे को याद है। आप 200 बच्चे बैठे हो, 10वीं क्लास 12वीं क्लास, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। पर जब इसके ऊपर रेड लाइट गिरेगी तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, ग्रीन लाइट गिरेगी तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, येलो लाइट गिरेगी तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके ऊपर गिरने वाली लाइट की वेवलेंथ क्या है। तो सर हम कौन सी वैल्यू पढ़ते थे? आप पढ़ते थे एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू। जबकि कॉची ने कहा ना, पानी वही है, पर इस पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके ऊपर गिरने वाली लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। मतलब इस पानी के कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिसकी लैम्डा कम उसके लिए पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान से देखिए किसके लिए ज्यादा होगा? विबग्योर। सोच के बताइए। वायलेट से रेड जाने पर लैम्डा, लिखना शुरू करिए। वायलेट से रेड जाने पर लैम्डा बढ़ता है। किसका लैम्डा सबसे ज्यादा? लैम्डा रेड सबसे ज्यादा, लैम्डा रेड सबसे ज्यादा। और सोचिए अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो म्यू रेड के लिए सबसे कम होगा, म्यू रेड के लिए सबसे कम होगा। सर ये बात थोड़ी सी, मैं जो कोई आप एग्जांपल दे दो तो मैं दिमाग में बैठ जाए। एक ही मीडियम का इतने सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सच बात है क्या? बात तो सच है, कॉची ने कहा। आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, आपको अच्छा लगेगा। जैसे मम्मी, अपनी मदर, माताजी का व्यवहार देखना, आपके प्रति उनका व्यवहार अलग है। आप उनके बच्चे हो, आपका खाना पीने का ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना, सुबह शाम फोन करती हैं, पूछती हैं पढ़ाई, खाना पीना, हॉस्टल, मैस। आपके प्रति उनका व्यवहार अलग है। आपकी दादी के प्रति उनका व्यवहार अलग है। मम्मी वही है। रात को आपकी नानी से बात करती है तो खिलखिला के करती है। आप भी परेशान हो तो यार, दादी से तो ऐसे बात करती है कि तलवार चल जाए। मम्मी वही, पर जब वो अपनी खुद की मम्मी से बात करती हैं तो इनके चेहरे पर लगी खुशी होती है। आप भी यार गजब है यार। किसी अननोन पड़ोसी के लिए उनका व्यवहार अलग है। मदर वो एक ही हैं, पर उस अकेली लेडी का व्यवहार सबके लिए अलग अलग है। काउंट करिए, सिंगल लेडी, सिंगल पर्सन, पर आपके प्रति व्यवहार अलग है, मेरे प्रति व्यवहार अलग है, पड़ोसी के प्रति व्यवहार अलग है। सबके लिए उनका व्यवहार अलग अलग है। सेम आप सोचिए, ये पानी, पानी ये मीडियम एक ही है, पर इसका व्यवहार सब कलर्स के लिए। मैं यही कहना चाहता हूं, पानी वही है, पर जब इसके ऊपर ग्रीन लाइट गिरेगी तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, वायलेट लाइट गिरेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। ये कहा किसने? कॉची ने। कॉची ने कहा किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर गिरने वाली लाइट की वेवलेंथ क्या है। और जो म्यू होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो लैम्डा के क्या होता है? इनवर्स। सबसे ज्यादा लैम्डा किसका? रेड का। तो उल्टा चलेगा, जिसका लैम्डा ज्यादा, तो याद रखिए रेड का म्यू सबसे कम होता है।
क्या बात समझ में आती है? अब एक क्वेश्चन करके बताता हूं इस पे। लिख लिया क्या ये? जल्दी आओ। पक्का पक्का पक्का? चलिए अब एक बढ़िया क्वेश्चन लिखेंगे। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। लिखेंगे। एक पेपर है, उसके ऊपर आपने 3 निशान लगाए। एक लगाया वायलेट, आपके पास तो कलर नहीं होंगे तो आप नाम ही लिख लेना। एक लगाया ग्रीन और एक लगाया रेड। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, हर किताब में दिया हुआ है और परीक्षा में पूछा जा चुका है। और इसके ऊपर रख दी आपने एक ग्लास की स्लैब। बहुत आराम से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। सब्जेक्ट को एंजॉय करिए, परेशान मत होइए, एंजॉय करिए सब्जेक्ट को, सीखिए। ये जो पूरी 1 साल की जर्नी है ना भाई, इस जर्नी को एंजॉय करना है, परेशान होके बैठना नहीं है, हाय तौबा नहीं मचानी है। पढ़ें, सीखें, क्वेश्चन लगाएं, ऐसे ही चलेगा और ऐसे ही बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। अपना भी नंबर आएगा भाई, मेहनत करेंगे तो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इतनी हाय तौबा मची, पेपर कठिन 2025 का, 37 साल में से कभी ऐसा नहीं आया, पहली बार आया फिजिक्स का, ये वो सारी हाय तौबा मची। आप ईमानदारी से बताइएगा धीरे आवाज में, क्या गवर्नमेंट की कोई सीट खाली रहेगी क्या? एक भी खाली नहीं रहेगी। कट ऑफ नीचे आ गया, पिछली बार गया 650, 652, अभी जाएगा 525, 530, 535। क्या एक भी सीट खाली रहेगी क्या? मतलब बच्चे तो सारे पहुंच रहे। यूं ही हाय तौबा अपन ने मचाई, खूब पेपर कठिन था, ये था वो था, सब बातें ठीक थी, पर सारे बच्चे पहुंचे। एक भी गवर्नमेंट की सीट खाली नहीं रहेगी। जो टॉप 50,000 बच्चे होंगे उनको हर बार मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। कल को पेपर इससे 5 गुना और कठिन, कट ऑफ 300 चली गई, आप बताइए सीट खाली रहेगी या नहीं रहेगी? एक भी नहीं रहेगी। फिर जो टॉप 50,000 बच्चे होंगे फिर कहां भाग जाएंगे? कॉलेज। तो ये होल्ला जबरदस्ती का है। अपन को तो इतनी मेहनत करनी है कि अपन टॉप 50,000 में हमेशा अपने आप को मेंटेन रखें। तो 50,000 में मेंटेन करने का एक ही बात है, रोज पढ़ाई करिए, रोज होमवर्क करिए, रोज क्वेश्चन बनाइए, रिवीजन करिए। इस बात की एनालिसिस का फायदा क्या कि पेपर कठिन आएगा, इससे और ऊपर जाएगा क्या, नीचे जाएगा क्या, मीडियम रहेगा क्या? यार हमेशा परेशानी होती है। सरल आता है तब आप हाय तौबा मचाते हो, 650 में कुछ नहीं हुआ। कठिन है, ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, तो अभी हाय तौबा मचाते हो। सरल आता है तो 630 आ रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं हो रहा। ये क्या मतलब है यार? तुझे ये समझ में नहीं आता क्या? यार मेरिट लिस्ट बनती है, टॉप 50,000 बच्चों को एक्सेल शीट में रखा जाएगा, जितनी सीटें हैं, जहां सीटें खत्म वही कट ऑफ, पेपर सरल, कठिन, मीडियम। क्या मतलब है यार? तो सीधी बात समझना यार, पहले 50,000 में बने रहेंगे तो काम होता रहेगा। कितनी सीधी सी बात है। इस पर डिबेट का क्या मतलब है कि पेपर सरल है कि और कठिन आएगा, इससे ज्यादा लंबा आएगा, अगली बार सिर्फ फिजिक्स ही आएगी क्या, 200 सवाल फिजिक्स के आएंगे क्या? यार इन बातों का चर्चा का मतलब क्या? इनका कोई जवाब भी नहीं दे सकता, तो आप इस पे फंसते क्यों? आपका दिमाग एकदम ऐसा खुला क्यों नहीं चलता? अपने तो खूब पढ़ो यार, एंजॉय करना है सब्जेक्ट को, तीनों सब्जेक्ट पढ़ने, रोज होमवर्क करना है, रोज पढ़ाई करनी है, बस साल भर दौड़ते रहेंगे सब अच्छा होगा। सीधी सीधी बात है यार, बाकी दिमाग लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, तो एक पेपर है और पेपर पे 3 निशान लगा दिए, कौन कौन से बताइए? वायलेट, ग्रीन और रेड। ऊपर से आंख देख रही है, बताइए ये तीनों डॉट दिखेंगे या इनकी इमेज दिखेगी? इमेज। आप फील नहीं कर पाते, फिर आप वही वाली बात समझा करें, हर बार बोलिए। कॉइन डाल दिया, ऊपर से देख रहे हैं, कॉइन नहीं, कॉइन की इमेज। ये देखिए, ये क्या है? स्लैब ही तो है, स्लैब मतलब मीडियम। तो जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको तीनों डॉट दिखेंगे, इनकी क्या दिखेगी? इमेज। पहले आप ये दिमाग में इन्फ्यूज करो, हमें कॉइन नहीं दिख रहा,
कॉइन की इमेज दिख रही है, मछली नहीं दिखती, मछली की इमेज दिखती है, माइक्रोस्कोप को बबल नहीं दिख रहा था, बबल की इमेज दिख रही थी, हमें ये निशान नहीं दिखेंगे, निशान की। पहले ये बात दिमाग में तो बैठाओ, क्या बात ओके है? चलिए अब दो प्रश्न है। पहला लिखिए, किस कलर की एपरेंट डेप्थ, किस कलर की एपरेंट डेप्थ सबसे ज्यादा होगी? संभालिएगा। और कौन सा कलर लीस्ट रेज होगा? ये दोनों बहुत ही पॉपुलर सवाल हैं और बहुत ही कंसेप्चुअल हैं। किसकी एपरेंट डेप्थ ज्यादा होगी और किस कलर का लीस्ट रेज होगा? ऑनलाइन वाले बच्चे जितनी भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, एक बात सब लोग सुने, मुझे आज शाम तक इस फॉर्मेट में जवाब दें, नेम, रोल नंबर, जिस रोल नंबर से आप एनरोल्ड हैं, ठीक है, कोर्स तो आपका अचीवर है ही, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा विथ मॉड्यूल या विदाउट मॉड्यूल जो भी है, ठीक है, और नीचे लिखिएगा प्रॉब्लम फेसिंग, जो भी कि वेब वर्जन पे नहीं चल रहा है, ऐप में कोई ग्लिच आ रहा है क्या। देखिए ये सब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप होती है। आप इतनी अच्छी अच्छी ऐप यूज करते हैं, उसमें भी बग फिक्स होते हैं, उसमें भी अपडेट होता है, चीजें धीरे धीरे स्मूथ होती हैं, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। पर जब तक आप प्रॉब्लम बताएंगे तभी हम उस ग्लिच को क्या कर पाएंगे, सही पूरा लिख दीजिए, जो जो परेशानी आ रही है, लाइव लेक्चर में क्या दिक्कत आती है, रिकॉर्डेड में क्या दिक्कत आती है, आप प्रॉब्लम बता पाएंगे तभी हम उसका सही प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। तो आज आप तसल्ली से, अभी तुरंत तुरंत नहीं भेजना है, 4 क्लास अटेंड करने के बाद जब सारी क्लास हो जाए, अपना नाम, रोल नंबर, ऑनलाइन भी लिख सकते हैं, ऑनलाइन एनरोलमेंट है आपका, कोर्स और प्रॉब्लम, जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये मेरा नंबर है, इस पर आप पूरा व्हाट्सअप करिए, ठीक है। मैं जल्दी से जल्दी इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कराऊंगा, अपनी आईटी टीम को फॉरवर्ड करूंगा और इनको रिजॉल्व करेंगे। आप परेशान मत होइए, ये प्रोसेस है और ये लगातार इंप्रूवमेंट है। जो 10-10 साल से ऐप चल रही हैं भैया, उनमें भी बग आते हैं। हमने अभी लॉन्च किया है, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, इसको लगातार इंप्रूव करेंगे। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए, पेशेंस रखना जरूरी है, टाइम क्रूशियल है, हमें भी पता है, हमारा भी इंटेंशन अच्छे हैं कि यार चीज़ों को हमें अच्छा करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। एक बात थम्स अप करके बताइए, क्या ये बात आपको समझ में आई क्या? ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ एक बार, एक एक बच्चा मुझे थम्स अप करके दे, चैट बॉक्स में लिख के दे, और मुझे सीरियसली एड्रेस करे कि देखो सर ये समस्या है, कोशिश करूंगा कि यार ज्यादा से ज्यादा जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, अब आप ऐसे लिखो कि सर मेरे घर आके नोट्स बना दो, मैं सर लेट के पढ़ता हूं, सर मुझे सुनाई नहीं देता, ये फालतू बातें। जेन्युइन जो प्रॉब्लम होगी ना, वो मैं डिस्कस करूंगा, समझूंगा और बाकायदा एक एक प्रॉब्लम को अपनी टीम के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। चलिए आइए, अब बताइए कौन सा कलर की एपरेंट डेप्थ क्या होगी ज्यादा? आइए देखें, हमें नहीं पता, सब चीजें आएंगी बोर्ड पे, देखना बोर्ड पर। सबसे पहले लिखेंगे विबग्योर, क्या लिखेंगे? विबग्योर। एक एक स्टेप बताना कौन सा आपके ऊपर से गया, ईमानदारी से। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, मम्मी कसम है बोर्ड पे देखो, देखते नहीं हो यार आप। विबग्योर, वायलेट से रेड जाने पर लैम्डा बढ़ता है, जल्दी से बताइए किसका लैम्डा ज्यादा? रेड का। बार बार अपन को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, याद हो जाए लैम्डा रेड का। स्टेप नंबर 1 ओके। स्टेप नंबर 2 देख बोर्ड पर, कौची भैया, कौची भैया, म्यू लैम्डा के, जिसका लैम्डा ज्यादा, तो म्यू रेड सबसे। क्या स्टेप नंबर 2 ओके? स्टेप नंबर 3 देखना, मजा आएगा। एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला डी बाय म्यू, जिसका म्यू कम, जिसका म्यू, रेड का म्यू कम,
तो रेड की एपरेंट डेप्थ, देख लो कितना लॉजिकल अपन ने स्टेप वाइज लिखा। तो ऐसा नहीं कह सकता पूरा ही समझ नहीं आया ना, एक एक स्टेप तो स्टेप बताएगा। सर मेरे ये हवा नहीं लगी, विबग्योर वायलेट से रेड जाने पर लेमडा बढ़ता है, लेमडा रेड का ज्यादा, यस सर ओके आगे बढ़ो। लेमडा रेड का ज्यादा तो रेड का म्यू कम, म्यू रेड का कम। एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला डी बाय म्यू, रेड का म्यू कम तो रेड की एपरेंट गहराई, गहराई कहां से नापते हैं? सरफेस से। कहां से? सरफेस से। ये रही सरफेस, रेड की गहराई ज्यादा, भाई साहब रेड यहां होगा। क्यों सर यहां क्यों? क्योंकि इसकी गहराई ज्यादा है। ग्रीन, ग्रीन थोड़ा सा ऊपर होगा। वायलेट, वायलेट सबसे ऊपर होगा। देख क्या फील आ रही है? अच्छा डैश क्यों लगाए? ये डॉट हैं और ये इमेज हैं। कितना बढ़िया चित्र, देख फील कर। किसकी गहराई ज्यादा? रेड की। नहीं वो तो दिख रहा है, ऐसा है सारे नॉर्मल व्यूइंग, चित्र ऐसा लग रहा है सारे नॉर्मल व्यूइंग, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो लागू ही किसके लिए है? नॉर्मल व्यू। आराम से महसूस करिए, तीनों स्टेप को बोलिए मजे से, तीनों स्टेप को मन में रिकॉल करिए, थोड़ा सोचिए, पढ़ूंगा तभी सीख पाऊंगा। विबग्योर सबसे ज्यादा लैम्डा किसका? रेड का। जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम, रेड का म्यू कम। गुप्ता सर म्यू कम तो एपरेंट गहराई, एपरेंट गहराई ज्यादा। गहराई कहां से नापते हैं? सरफेस। चाहे ऊंचाई हो चाहे गहराई हो, सरफेस से नापते हैं। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ यार। 100 मीटर गहरा गड्ढा खोदा, 100 मीटर गहरा गड्ढा मतलब सरफेस से, जमीन से, रोड से 100 मीटर गहरा। अरे यार ये तो टावर बहुत ऊंचा है, तो समुद्र से नापा क्या? रोड से। और इस टावर की तो ऊंचाई बहुत। थोड़ा कॉमन सेंस लाइए। गहराई, ऊंचाई ये सब कहां से नापी जाती है? सरफेस से। ये है सरफेस, बाउंड्री, बाउंड्री। रेड की गहराई सबसे ज्यादा। देख लो, बताओ पहले का आंसर बताओ क्या होगा? पहले का आंसर, पहले का आंसर रेड। दूसरे का बताओ, दूसरे का बताओ। पहला तो रेड है, रेड से तुम वैसे भावनात्मक हो जाते हो है ना, थोड़ा भड़कीला कलर है। कौन सा कलर लीस्ट रेज होगा? लीस्ट रेज, लीस्ट। अब देखो रेज, ये देखो ये रेज हुआ ना, ये रेज हुआ, ये रेज हुआ। भयंकर कौन रेज हुआ? तो खुद देख ले, था यहां दिख यहां रहा है, जबरदस्त रेज, कम रेज, लीस्ट रेज, लीस्ट। तो बताइए लीस्ट रेज कौन सा? भाई साहब दोनों प्रश्नों का उत्तर लाल है। क्या बात सही है? मैं समझ पा रहा हूं आप क्या सोच रहे हैं। किस कलर की एपरेंट डेप्थ सबसे ज्यादा है? रेड। और कौन सा कलर लीस्ट रेज होगा? रेड। क्या बात ओके है? चलिए आगे बढ़े, ये भी करिए ओके। लिखें अगला। जैसे अब ये देखो मैंने 10 बार लिख दिया, अब भी नहीं समझोगे तो बेकार है, फिर लिख रहा हूं। अगर एक लिक्विड भरा हुआ है, गहराई डी है, तो बताइए उसका बॉटम डी पे दिखेगा या थोड़ा ऊपर दिखेगा? ऊपर दिखेगा। ये कॉइन है, कॉइन बोलो या क्या बोलो? बॉटम बोलो। तो कॉइन यहां दिखता है या थोड़ा ऊपर? मतलब जो बॉटम है वो कहां शिफ्ट हो जाता है?
और आप ये फील करो, आप मेरे बोलने पे मत मानो, खाली गिलास लो, आप देखो, आपको लगेगा हाँ यार काफी गहरा है। पानी भर के देखोगे ना तो आपको लगेगा अरे यार ये तो कम गहरा दिख रहा है यार। कारण क्या है, जो उसका बॉटम है ना, कहाँ आ गया, ऊपर, ड्यू टू इल्यूजन, ड्यू टू चेंज इन मीडियम। यही स्विमिंग पूल के साथ भी होता है। भरा हुआ स्विमिंग पूल आप देखोगे ना तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत कम गहरा है यार, तो ऐसे ही कर लूंगा मैं। पर जब आप उतरोगे ना तो भाई उसकी गहराई ज्यादा नजर आएगी। कारण भरा हुआ स्विमिंग पूल बाहर से देखने पर उसका बॉटम कहाँ दिखता है, ऊपर। ऐसा लगता है कि वो कम गहरा है, तभी टॉपिक का नाम एपरेंट डेप्थ है ना यार। टॉपिक का नाम गाजर मूली तो नहीं रखा, एपरेंट डेप्थ, मतलब जो वास्तविक गहराई है वो दिखाई नहीं दे रही, गहराई कम नजर आ रही है। बॉटम कहां दिख रहा है, ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल दूसरी पोजीशन में दिखेगा, उसकी जो गहराई होगी ना वो अलग होगी। क्या ये बात ओके है क्या, डी बाई म्यू। अब बताइए जल्दी से, ये कौन, कॉइन, ये कौन, भाई साहब ये तो एक लिक्विड भरा था, कल को अगर 2 लिक्विड आ जाएं तो परेशान नहीं होना। ये एक लिक्विड भरा D1 का, एक लिक्विड भरा D2 का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका न्यूटन। अब बताइए, मैं आपसे पूछूं, बता भाई एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला, तो तू क्या बोलेगा, D1 बाय म्यू1 प्लस 3 भरे हो तो 3। ये 2 से 3 बार जेई मेन में आ गया। एक लिक्विड का तो हम सब देखते ही हैं, अगर 2 लिक्विड भरे हों तो सेम फॉर्मूला, D1 बाय म्यू1 प्लस D2 बाय म्यू2 एंड सो ऑन। यहां कौन देख रहा है बताइए, आंख। अच्छा कोई बताएगा इसकी एक्चुअल डेप्थ क्या है, एक्चुअल डेप्थ D1 प्लस D2। अच्छा कोई शिफ्ट कभी पूछे तो परेशान नहीं होना, एक्चुअल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। आपको एकदम बढ़िया ये याद होना चाहिए। मैंने पास में वही लिखा है पुराना, क्योंकि आपने पढ़ते पढ़ते वो याद कर लिया कि कॉइन डी पर होता है तो दिखता कहां है, डी बाय म्यू पर। सर ये तो एक लिक्विड है गुप्ता सर, अगर 2 लिक्विड हो नो टेंशन, डी एपरेंट बराबर D1 बाय म्यू1 प्लस D2 बाय म्यू2। ये कुछ भी ऊपर नीचे हो कोई टेंशन नहीं है, ये डेंसर हो ये रेयर हो, इसकी डेंसिटी कम हो इसकी डेंसिटी ज्यादा हो, नो टेंशन, हर बार यही आंसर आएगा। नहीं नहीं देख तो अपन वहां से रहना, देख तो ऊपर से रहे, वो तो सबसे रेयर है, ये तो कुछ भी हो, रेयर तो हमेशा यही रहेगा ना, और क्या। क्या ये बात ओके, देख ले भाई। आगे बढ़ूं, साइड व्यू से जब देखेंगे तो ये जो कॉइन है ना इस पोजीशन में दिखेगा, दिखेगा तो यही, अपन घर जाके खुद ट्राई करें। ये कम एंगल, तो कम एंगल पे यहां दिख रहा है, ज्यादा एंगल तो देखना ज्यादा एंगल पर क्या होगा, इसकी पोजीशन यहां नहीं कहीं और आएगी, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। हम जो पढ़ रहे हैं वो सारा किसके लिए पढ़ रहे हैं, स्मॉल एंगल, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल व्यूइंग। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक बात, यही आप पूछ रहे थे।
क्या आगे बढ़ूं? अब एक तो मॉड्यूल लाने की आदत डाल लो। अपन को साल भर पढ़ना है, साल भर, फरवरी तक ये खत्म करूंगा, फिर इलेक्ट्रो करंट, कैपेसिटर, मैग्नेट, ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू, तो अपन को साल भर पढ़ना है भाई। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, 2 मॉड्यूल हैं पूरे पूरे। तो अपन को ना तब होगा जब अपन एक दूसरे को समझ पाए, मॉड्यूल रोज लेके लाएं, डीपीपी रोज लेकर आएं, क्वेश्चन करें, तो क्या होगा, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। रोज डांटना पड़े कि यार मॉड्यूल नहीं है, मॉड्यूल नहीं है, तो अच्छा नहीं लगता है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगले लेक्चर से मॉड्यूल सब लेके आए, कुछ लाए हैं कुछ नहीं लाए, कोई टेंशन नहीं है। अगले लेक्चर से 100% मॉड्यूल होना चाहिए। क्या बात सही है? चलिए आगे बढ़ूं। हाँ जी, इस ऑब्जर्वर को कहीं भी ले जाइए, इधर इधर इधर, इसकी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस दूरी का कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल से कहीं और शिफ्ट कर देंगे तो सब बदल जाएगा। अभी हम जो सब पढ़ रहे हैं वो सिर्फ किसका है? नॉर्मल। यहां लगाएंगे आंख, यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, ये सब बदल जाएगा। पर नॉर्मल में आंख को इधर 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 कहीं भी ले जाएं तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं क्या? अब लिखें एपरेंट डेप्थ केस 2। अब ऑब्जेक्ट हवा में है और ऑब्जर्वर पानी में है। अब इसको थोड़ा समझिएगा, 5 मिनट पहले होल्ड करते हैं। ये केस 2 क्या है, तो फिर केस 1 क्या था। पहले आप हेडिंग डालिए, 2 मिनट रिलैक्स रहते हैं, चीजों को समझते हैं। हेडिंग डाल लीजिए। बढ़ूं? चलो, अब पहले चीजों को फील कर लें। जैसे जैसे ग्लास में पानी भरा हुआ है, ये कॉइन या कैप ये डाल दिया अंदर। अब क्या है, इस सिचुएशन को बोलिए, ऑब्जेक्ट पानी में है, देखने वाला व्यक्ति हवा में। अभी तक जो पढ़ा भाई साहब, ये सब में यही था। ये देख, कॉइन पानी में, ये कॉइन पानी में, बबल थी वो ग्लास के अंदर थी, बबल ग्लास के अंदर थी, 2 लिक्विड, भाई साहब हर चीज। कॉइन पानी में था, आंख हवा में थी। अब उल्टा, ऑब्जेक्ट कहाँ है? हवा में। ऑब्जेक्ट हवा में, देखने वाला व्यक्ति। क्या अभी भी ऑप्टिकल इल्यूजन होगा? क्या अभी भी ऑप्टिकल इल्यूजन होगा? तो अभी सर की क्लास होगी ना? हो गई क्या? अच्छा अभी रुक जा, फिर क्लास खत्म होने से 2 मिनट पहले आना। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट कहाँ है? हवा में। और ऑब्जर्वर कहाँ है? पानी में। अब उल्टा होगा, देखना कैसे। डायग्राम बनाते हैं, फील करिएगा। रट्टाबाजी करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। कॉइन कॉइन पानी वो तो खूब बोल लिया, अब पहले फील करो, फील करो। ये देखिए ऑब्जेक्ट, और आंख कहां है इस बार? पानी में। पहले समझिए कि सर एकदम बदला हो गई मामला। अभी तक देखने वाला व्यक्ति हवा में था, अब हम पानी में हैं और पानी से हवा की चीजों को देख रहे हैं, तो हमें जो चीज है वो तो दिखेगी नहीं। रीजन तो अभी भी वही है। क्या हो रहा है? मीडियम का चेंज, ऑप्टिकल इल्यूजन, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो अभी भी मामला गड़बड़ रहेगा, पर अब वो फॉर्मूला कुछ बदल जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे तब तक आपको भारी भरकम लगेगा। जब तक मैं
जो आपको कह रहा हूं वो आप नहीं सोचोगे कि सर ग्लास पानी भरा हुआ है सर, कॉइन अंदर है सर, कॉइन सर पानी में है, हम सर हवा में हैं सर, ये वाला केस अलग था। अब कॉइन ऑब्जेक्ट कहाँ है? हवा में। हम देख कहाँ से रहे हैं? पानी से। दोनों को थोड़ा डिस्टिंग्विश करो। अब क्या होगा देखना, मजे आएंगे। ऑब्जेक्ट से रे निकली, टक टक, ये बोली इनका नाम क्या? इंसिडेंट रेज। यहां क्या खींचा? निगाहें बोर्ड पे रखिएगा, मजा आएगा। निगाहें बोर्ड पे रखिएगा। रेडर से कहां जा रहे हैं? नॉर्मल की तरफ। ये अंदर मुड़ गए, ये अंदर मुड़ गए, ये देखिए ये अंदर मुड़ गए। अब इमेज मैंने आपको कल भी सिखाया था और रोज सिखाऊंगा 1 महीने तक। इमेज ना आप बताओगे ना मैं बताऊंगा। इमेज की एक ही डेफिनेशन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन नीचे नहीं हो रहा, कितना भी गंदा डायग्राम बनाए नीचे नहीं होगा। कहां? पीछे बढ़ाइए। और मजे की बात, ऑब्जेक्ट से भी दूर होगा। अगर ऑब्जेक्ट की ऊंचाई h है तो इसकी ऊंचाई आएगी म्यू h। सर h बाई म्यू कर दो ना सर, अभी तक चल रहा था तो थोड़ा दिमाग लगा, कॉमन सेंस लगा। डिवाइड कर देगा तो दूरी कम हो जाएगी, जबकि ये दूरी तो ज्यादा है। स्नेल लॉ से डेरिवेशन भी आ जाएगा, हमें करना नहीं है, अपने पास इतना समय नहीं है, पर हम कॉमन सेंस तो लगा सकते हैं। यार अभी तक डी बाई म्यू चल रहा था, वही लगाऊंगा मैं तो। अरे डी बाई म्यू लगाएगा तो पागल, दूरी कम हो जाएगी ना डिवाइड करने पे, जबकि दूरी तो बढ़ रही। इसलिए डिवाइड नहीं, क्या होगा? मल्टीप्लाई। फिर एक दिक्कत और आती है, बच्चा सोचता है ये म्यू हवा का है ना, म्यू तो अभी भी किसका है? मीडियम का। रिफ्रैक्शन तो मीडियम में ही हो रहा है। कई बच्चे सोचते हैं यार एयर का म्यू रख दूं, यार एयर का म्यू रख देगा तो खुद सोच एच आ जाएगा ना। ये म्यू किसका है? अभी भी मीडियम का ही है, हवा का नहीं है। दोनों बातों को समझो। एक बार डायग्राम और बना लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, डर ही हटेगा। और आप इस बात को फील करिए, थोड़ा शब्दों में बयान करिए। ऑब्जेक्ट h ऊंचाई पर है, अच्छा फिर ऊंचाई कहां से? सरफेस से। ये पानी की सरफेस बनाइए, बढ़िया डायग्राम बनाइए। बढ़िया डायग्राम बनाइए। हो गया क्या? अब डीपीपी 1 2 3 किसको मिली है? अभी एक भी नहीं मिली क्या? 1 2 3 कुछ बच्चों को तो मिल गई थी ना। अच्छा, कुछ को नहीं मिली, ठीक है। कुछ को तो 9 तक मिल गई। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो 23 वाला बैच होगा उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब मिल गई। चलिए अब मॉड्यूल खोलिए, मॉड्यूल में होमवर्क लिखिए, अगले लेक्चर से करके आना है। मॉड्यूल खोलिए, मुझे एक बार दीजिए, और अगले टर्न से मॉड्यूल सभी लेकर आए। मॉड्यूल सभी लेकर आए, लिखें पेज नंबर 30, सवाल नंबर 15, 17, 19, सवाल नंबर 13, 11, 10, 6, ये सभी लोग होमवर्क जरूर करें।
मैं आपको रोज कहूंगा, फरवरी तक ये कहता रहूंगा, होमवर्क ही अपन को कॉन्फिडेंस दिलाएगा, वही बचा सकता है। सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सब आपने जो पढ़ा है वो भी बेस्ट पढ़ा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारी लापरवाही से ही थोड़ा मामला गड़बड़ होता है। थोड़ी सी मेहनत और बढ़ाइए, खुद पर विश्वास बढ़ाइए, चीजें धीरे धीरे अपने आप सही डायरेक्शन में हो जाएंगी। ठीक बात है? वापस एक बार डायग्राम बनाएंगे, मैं नया डायग्राम फिर बना रहा हूँ। देखिए, अब फिर देखना, ये पॉन्ड क्या होगा, डायग्राम बनेगा ना तो आपको फील आएगी, ये पॉन्ड, और ये हवा में चिड़िया, ये बर्ड, बर्ड की ऊंचाई h, बर्ड की ऊंचाई h, देखने वाला व्यक्ति कहां, पानी, ये ऑब्जर्वर। अब थोड़ा सा पहले एलैबोरेट करिए, डर हटाइए। डर ऐसे ही हटेगा कि निबंध बोले पूरा। निबंध क्या, एक चिड़िया हवा में है, पॉन्ड से h ऊंचाई पर है, देखने वाला व्यक्ति पानी में है, उसको चिड़िया नहीं दिखेगी, चिड़िया की इमेज दिखेगी। इतना बोलना पड़ेगा तब आपको मजा आएंगे। फिर सर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं ना सर, आप हाँ बना ना, आजा, एंजॉय करते हैं डायग्राम को। ये देख, चिड़िया बर्ड से ऑब्जेक्ट है, ये टक टक, इन्हें कहते हैं इंसिडेंट रेस। इंसिडेंट रेस, कई तो क्लास में बैठे बैठे विमल ही चबाते रहते हैं, मतलब दाने दाने में केसर का स्वाद है, इतनी बार और चिढ़ाते हो। जब मैं उनकी तरफ देखता हूँ ना, तेज तेज और चबाते हैं। भाई अपने क्लास का डेकोरम बना के रखना है, अपन को विमल क्लास में खानी नहीं है ना। अच्छा, थोड़ा क्लास में अच्छा व्यवहार रखें। आपको अच्छा लगेगा क्या, कल मैं गजरा बांध के आऊं हैं और पान खा रहा हूं और बीच बीच में पान यहाँ भी थूक रहा हूँ, वहां भी थूक रहा हूँ। आप कहोगे सर क्या कर रहे हो सर, यार एक क्लास का डेकोरम होता है, बीच बीच में कुछ भी चबा रहे हैं, खा रहे हैं। अच्छा, मैं उनकी तरफ देखता हूँ तो और तेज, सर आप भी लोगे क्या है, और खराब माहौल होता है। इसलिए थोड़ा सा अच्छा डेकोरम पढ़ाई करना है। अपन सब बढ़िया बच्चे हैं, क्लास में अटेंडेंस के साथ बैठे हैं, अच्छा एटमॉस्फेयर रखें, पढ़ने वाला। देखिए बर्ड की ऊंचाई कितनी है, h, ठीक है। अब इंसिडेंट रेज, अब बताइए रेडर से कहां जा रहे हैं, डेंसर, कहां मुड़ेंगे, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये देख, सीधी मत ले जाओ, बेंड करो। ये देख बेंड हुई, ये देखो बेंड हुई। अब आप खुद सोचो, कितना भी गंदा डायग्राम बनाओ, ये आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं होंगी, पीछे 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 पीछे। अब ये बता, ये क्या है, बर्ड की इमेज, और h नहीं, ये सरफेस। इतना अच्छा आपको अगर क्लियर होगा ना, और फिर आप बात बोलोगे सर दो अलग अलग बात हो गई सर। पानी में अगर d पर होता है तो दिखता d बाय म्यू पर है। सर आप भी बदमाशी करते हो, आपने d लिखा, d का मतलब होता है डेप्थ, पानी कॉइन गहराई में होता है, चिड़िया ऊंचाई पर होती। आपने सिंबल कितने अच्छे लिए हैं। देखो चिड़िया का आपने क्या लिया, h, क्योंकि h ऊंचाई होती है, और जबकि कॉइन की क्या होगी, गहराई। तो आपने कॉइन के लिए तो क्या काम में लिया था, d। तो सर मुझे सेट हो रहा है मन में, d होगा तो d बाय म्यू होगा, h होगा तो म्यू h होगा। यस और नो। ये कौन, बर्ड। ये बर्ड की एक्चुअल हाइट, अपरेंट हाइट, पूरा लिखिए, एक्चुअल हाइट, h, अपरेंट हाइट, पूरा एकदम जमा के, म्यू h। और ऑब्जर्वर कहां, पानी में। म्यू किसका लेंगे, कई बच्चों को कंफ्यूज रहता है, यार चिड़िया तो हवा में, तो म्यू तो हवा का लेगा। अरे हवा क्यों लेगा यार, रिफ्रैक्शन तो मीडियम से हो रहा है, हवा में रिफ्रैक्शन थोड़ी ना हो रहा है। तो म्यू हमेशा किसका आएगा, मीडियम का। बताइए क्या क्या बात ओके है। पन्ने पलट लो, आज का पूरा लेक्चर पढ़ाई करना, नोट्स अच्छे से बनाओ, पुराने नोट्स के भरोसे मत बैठो। सर आपसे ऑप्टिक्स पढ़ा हुआ है, टेलीग्राम से पढ़ा हुआ है, यूट्यूब से पढ़ा हुआ है, नोट्स बने हुए हैं, नोट्स पुराने मत रखो।
वही नोट्स पढ़ोगे तो वही नंबर आएंगे जो इस साल आए थे। इसलिए पुराने नोट्स के भरोसे मत बैठो, नए नोट्स बनाओ, उससे मन लगा रहता है। नहीं तो क्या होता है, हम क्लास में ठीक है काटा कूटा करते रहते हैं, मत करो। सर उसी में ऐड कर दूंगा, सर उसी में कर दूंगा, अरे सब बहानेबाजी है। दिमाग में क्लियर मैसेज रख ले, बिल्कुल सारी चीज मुझे जीरो से पढ़ाई करनी है, क्लियर मैसेज। रोज अपने आप को बदल मत, बॉटनी में काम चला लेता हूँ वो तो वही रहती है, फिजिक्स में चलो सर कह रहे हैं तो बना लेता हूँ, जूलॉजी में तो पिछले साल भी नहीं बनाए थे, इस साल भी क्या ही बनाऊंगा, उसको तो छोड़ ही देता हूँ। ऐसे मत कर, बिल्कुल दिमाग में एक मैसेज बना ले, सब चीज पढ़नी है, सब चीज के नोट्स बनाने हैं, हर चीज को मुझे जीरो से पढ़ना है। अगर मुझे सब आता होता तो मैं यहाँ क्या कर रहा होता। सीधा अपने आप को सीधा कटघरे में खड़ा करिए। इसका मतलब अभी मुझे टॉपिक में पूरी मास्टरी नहीं है, इसलिए अपन को होशियारी नहीं करनी, मारे जाएंगे, सीधी मौत, बीच में कुछ भी नहीं होता। इसलिए अपन को दिमाग नहीं लगाना है, पूरे पूरे चीजों को प्रॉपर मैनेज करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।